ओके, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। चैप्टर नंबर पॉलिटी में 3 है, बाकायदा ऐसा कोई चैप्टर वैप्टर नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स में जानना क्या क्या है, समझना क्या क्या है, पढ़ने वाली चीज़ें और फैक्ट वाली चीज़ें भी बताएंगे लास्ट में, बट जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो पहले क्लियर करेंगे। जैसे कि नहीं, ये खांसना नहीं। अभी वर्तमान में हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। पहले 7 थे, ठीक। 7 संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, छीन लिया नहीं गया, मतलब उसे रिप्लेस करके 301A में कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार बन गया, मूल अधिकार नहीं रहा। मतलब कि जिसकी गारंटी संविधान खुद देता हो। ओके, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार होते क्या है। पहला चीज़, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी, प्रवृत्ति कैसी है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक करके अनुच्छेद जितने हैं, 12 से लेकर के 35, 36, 38, मतलब 35 तक है, तो 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार में क्या क्या है, हर एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ठीक है, हम ये जानेंगे। पहले इतना जान लेते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार एक तरह से आप कह सकते हैं कि नैसर्गिक अधिकार होते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार जिनसे लोगों का चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास मतलब नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, राइट। तो इसके बिना एक व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर सकता। मतलब कि अगर हमने फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं दिया किसी को, तो हमने क्या दिया? इसलिए मूल अधिकार बेहद ही ज़रूरी है किसी भी नागरिक के लिए। मूल अधिकारों की अगर प्रकृति की बात करें, अगर प्रकृति कैसी होती है, तो मूल अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध जाकर के भी अपने अधिकारों को लागू करने की क्षमता रखती है, और उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया सब कुछ कि एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेटिव होगी, जुडिशरी होगी। जुडिशरी क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी, इसको इन्फोर्स करेगी। और कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तो उसको, उस कानून को ही इनवैलिडेट कर देगी। तो ये शक्ति है जुडिशरी के पास, और जुडिशरी के पास जाने की शक्ति हर एक नागरिक के पास है। हर एक नागरिक, हम, आप, हम सभी। तो हमने ये देख लिया, ठीक है। क्या देखा हमने? हमने देखा कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति। और अगर हम बात करें तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं, कुछ मौलिक अधिकार वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। बाकी और भी दूसरे मौलिक अधिकार हैं जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे कि विदेश से आने वाले व्यक्ति भी जो कि भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन उन्हें भी मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों की संरक्षण उन्हें भी मिली हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जैसा कि बताया कि फंडामेंटल होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। और चूँकि एक वैश्विक ग्राम में रहते हैं, तो हर एक कंट्री जब हमारे सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी उन नागरिकों को अच्छे से ट्रीट करें। जो हम तो होगा इससे क्या कि पूरा विश्व जो है सो एक सौहार्दपूर्ण स्थिति में रह सकेगा, ठीक है। लेकिन कुछ अधिकारों में नहीं है। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं। विदेशी मतलब कोई, भारत छोड़ के कोई भी, उसके पीछे कारण है, ठीक है। तो ये रहा प्रकृति रहा, ठीक है। अगर हम बात करें अब आर्टिकल्स की, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, आर्टिकल 12 में बेसिकली स्टेट की जो परिभाषा है वो दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और इसमें कहा गया राज्य की परिभाषा में कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ सेंटर, केंद्र की जो सरकार है और केंद्र की विधायिका है वो होगी पहला राज्य की परिभाषा में। दूसरा, हर राज्य की अपनी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी, और एग्जीक्यूटिव ये होगी सरकार। और तीसरा, जितने भी लोकल बॉडीज़ है जैसे कि पंचायत और नगर पालिका, और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, आई एम कन्फ्यूजिंग यार, ओके। तो लोकल बॉडीज़, और फिर जितने भी वैधानिक बॉडीज़ हैं, वैधानिक मतलब कि जो कानून द्वारा निर्मित है, जैसे कि LIC, ONGC, आई एम राइट, आई डोंट नो, लेट मी चेक।